मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के अंबेडकर भवन में, जहाँ पर बहुसंख्यक एकता पर राष्ट्रीय महाधिवेशन के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। वी द पीपल पैगाम SRA के तत्वाधान में। मेरे साथ जुड़े रहिएगा समीक्षा संवाद लाइव पर। उसके प्रति होना चाहिए और किस तरह से हमें अपने अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए। भारत का इतिहास इस बात का प्रतीक है कि भारत में पिछली जातियों के साथ लगातार अन्याय होता आया है। उनके अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया है। इसमें बुराई नहीं है, हर व्यक्ति जानता है। बाबा साहब अम्बेडकर की देन भारत का संविधान हम सबको अपने अधिकारों के प्रति सजगता प्रदान करता है और इस प्रकार से पिछड़ी जातियों जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, माइनॉरिटीज और OBC सम्मिलित है, उन सभी के लिए बाबा साहब ने इस प्रकार से संविधान में व्यवस्था की है। उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आज भी हम संघर्षरत हैं और अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। 1931 के बाद इस देश में जातीय जनगणना नहीं हुई। कारण वो नहीं चाहते कि आपको आपकी संख्या का पता चले या आप अपने अधिकारों हम सबका बिखराव है, हम एक नहीं है। अब जागरूकता आ रही है, एकता होने की ओर हम बढ़ रहे हैं और आप सबको इस पंडाल में उपस्थित देखकर मैं आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम लोग सब एकत्रित होकर अपने अधिकारों के प्रति मांग करेंगे। प्राय देखा गया है कि जब पिछड़ी जातियों का कुछ प्रभाव बढ़ा या उनका उत्थान होने को हुआ तो पुलिस तंत्र के शासकों ने कोई न कोई ऐसी अड़चन पैदा की जिससे हम न शिक्षित हो पाए और न अपने अधिकारों को मांग कर सके। अधिवेशन हो रहा है, ये अभी हवाई जहाज ने टेकअप कर लिया है, क्योंकि उड़ान भरने के पहले ज्यादा एनर्जी लगती है और जब उड़ान भरता है हवाई जहाज और ऊपर जाता है तो बहुत तेजी से जाता है और उससे कोई ये भी ज्यादा नहीं लगती एनर्जी। तो ये बात हमने ध्यान में रखना है। इतनी ही बात को मैं आपके सामने रखकर आपकी रजा लेता हूँ। जय भारत। दिल्ली में ग्राउंड रूप से कार्यकर्ताओं को तैयार किया, उसमें मैं भी हमारे आपके सामने में आया और इस कार्य को समझा। थोड़ा समय लगा, लेकिन अब मुझे भी इसमें बड़ा ही अच्छा लगने लगा है। और यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं बाबा साहब को भी याद करते रहे हैं और हमारे जो आज के जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीन पे काम कर रहे हैं, बाबा साहब कहने को तो नेशनल लीडर है। क्योंकि मैं एक एग्जांपल दूंगा कि गौतम अदानी जो कभी हमारे ऑफिस में 10-15 हज़ार रुपया का मटेरियल लेने के लिए, प्लास्टिक का मटेरियल लेने के लिए आते थे और वो अपने ससुर के वहाँ जॉब करते थे। अगर वो जॉब करते तो आज हो सकता था कि वो 10 लाख की उनको सैलरी मिलती, लेकिन आज वो इंडिया के रिचेस्ट मैन बन गए। तो बिजनेस करने से ये होता है। और आप IAS, IPS, IRS या कितने भी बड़े वो बनो, लेकिन आप अपनी जॉब, IAS की जॉब अपने बच्चे को नहीं दे सकते हो, लेकिन बिजनेस अगर है तो बिजनेस आप अपने बच्चे को दे सकते हो। और इकोनॉमी की अगर बात करें तो हम लोग किसी को बोलते हैं कि भाई दलितों का या बहुजनों का इकोनॉमी में क्या रोल है,
तो मैं आपको आपकी इकोनॉमी के बारे में बताना चाहूंगा कि अगर 100 करोड़ बहुजन है और अगर सुबह में उठते ही अगर आप एक टूथब्रश करते हो सुबह में उठ के, तो 5 रुपए का टूथब्रश है तो वो आपकी 500 करोड़ रुपए का टूथब्रश यूज करते हो। अगर आप चाय पीते हो 5 करोड़ की, तो 5 रुपए की, तो 500 करोड़ की आपकी इकोनॉमी में आपका योगदान है। अगर हर एक घर वाला मिनिमम 5,000 रुपए का अगर खरीदी करता है महीने का, तो 5 लाख करोड़ महीने का खरीदी पावर, परचेज पावर बहुजन समाज का है। तो बहुजन समाज बहुत ही पावरफुल है, लेकिन उसको अपनी शक्तियों को जानना जरूरी है और इकट्ठा होना और यूनाइटेड होना जरूरी है। अगर बहुजन समाज यूनाइटेड हो जाए और हमारे लोग ही अंदर अंदर अगर बिजनेस करे, छोटा मोटा बिजनेस चालू करे, तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट और बहुत बड़ा इकोनॉमिकल पावर बहुजन समाज बन सकता है। तो हमें, मुझे तो लगता है कि कोई रिजर्वेशन की भी जरूरत नहीं। अगर हम ये लेवल पे जा सके तो तब तक तो जरूरत है। तो हमें आज से, मतलब मैं बोलता हूँ कि हर एक आदमी को छोटा मोटा भी बिजनेस, चाहे जैसा भी बिजनेस हो, देखो सिंधी समाज आप देखोगे कोई भी सिंधी आपको जॉब करता हुआ नहीं दिखेगा। वो छोटे में छोटा रोड के ऊपर रेडी डाल के बिजनेस करेगा और आगे बढ़ेगा। तो हमें ये, मतलब इसकी और भी थोड़ा सोचना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन, अगर फाइनेंशियली आप साउंड है तो आपके ऊपर एट्रोसिटी करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आज मेरे ऊपर एट्रोसिटी कोई नहीं कर सकता है। मुझे अगर कोई मारने आएगा तो मैं उसके पैर तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं किसी को पैसा देके उसको कुछ भी करा सकता हूँ। आपके पास पैसा होगा, अगर एजुकेशन होगा तो ही आप कर सकते हो। हम लोग, हमारे लोगों के ऊपर एट्रोसिटी क्यों होती है, इसका अगर आप कारण जानने जाओगे तो गांव में जो रेप होते हैं हमारी बच्चियों के ऊपर, या एट्रोसिटी मारधूर होती है, वो इसलिए होती है कि हम लोग उनके वहां पे काम करते हैं, मजदूरी करते होते हैं। आज मेरे वहां पे कई ब्राह्मण बनी है, मेरे ऑफिस में जॉब करते, 400-500 लोग जॉब कर रहे हैं। तो वो अगर ऐसा पावर हम जनरेट करेंगे तो हमारे ऊपर एट्रोसिटी नहीं होगी। और आहिस्ता आहिस्ता फिर दूसरा एक, जैसे बाबा साहब ने बोला है कि इंटरकास्ट मैरिज, अगर इंटरकास्ट मैरिज आप जितना ही ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज को आप बढ़ावा दोगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक जाति परिवर्तन आफ्टर मे बी 50-60 ईयर्स या 100 ईयर्स के बाद वो आ सकता है। तो मैं एक ही वो सभी को रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ और पढ़ा लिखा के उनको नौकरी भी ट्राई करो। नौकरी नहीं मिलती है तो फिर कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस करना चाहिए। मेरी भाभी जो ऑस्ट्रेलिया में है, वो इंडिया की फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में। तो वो यहाँ से पढ़ने के लिए गई थी, और मेरा भाई वहाँ कजिन ब्रदर था, और टैक्सी चला के वो लोग ने वो किया शुरुआत में, और आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई क्योंकि वो एजुकेटेड थी। मेरी लड़की अमेरिका में पढ़ रही है, वो $2.5 लाख उसका सैलरी, अभी उसने 1 साल पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पूरी की। तो ये एजुकेशन, बाबा साहब ने जो काम किया, बाबा साहब अगर पढ़े नहीं होते तो आज हम लोग, हमारी कोई औकात नहीं थी कि आज हम यहाँ खड़े रहते। जितने भी लोग हैं, पॉलिटिशियन है, कोई भी इंजीनियर है, डॉक्टर है, 1950 पहले कितने डॉक्टर बने, कितने इंजीनियर बने, कितने बिजनेसमैन बने, कितने पॉलिटिशियन बने। और हमारे लोग जब कुछ IAS पास करते हैं या कोई नौकरी मिलती है गवर्नमेंट की तो भगवान की पूजा करने जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि भगवान तो हजारों साल से थे, तो वो भगवान हमें क्यों हेल्प नहीं किया आज तक। तो बाबा साहब जब 1950 में बाबा साहब ने हमको ये राइट दिए, उसके बाद हम कुछ बनने के लायक हुए और हम आज यहाँ बैठे। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए बाबा साहब का कि बाबा साहब की वजह से आज हम जो कुछ है वो बाबा साहब की वजह से ही है। बस मैं यहाँ इतना बोल के मैं अपना वक्त वो करूँगा। मुझे यहाँ मौका दिया उसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय भीम। थैंक यू सर। अब मैं माननीय श्री सिद्धार्थ जी को रिक्वेस्ट करूँगा वो स्टेज पे आ जाए। तब तक मैं यूपी से हमारे बीच में माननीय रामेश्वर राय साहब हैं, तो मैं राय साहब से रिक्वेस्ट करूँगा वो आए और अपने विचार रखें। राय साहब। सर्वप्रथम मैं विश्व को शांति का संदेश देने वाले महात्मा गौतम बुद्ध जी और भारतीय समाज के प्रणेता और शिक्षा के जनक माननीय ज्योतिबा फुले जी और आधुनिक भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए पैगाम के राष्ट्रीय संस्थापक माननीय तेजेंद्र सिंह झली सर, पैगाम के राष्ट्रीय निमंत्रक माननीय वीरेंद्र बाग सर,
एवं उपस्थित सभी सज्जनों को हमारी तरफ से हमारा अभिवादन स्वीकार करते हुए मैं आगे ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने एक ने कहा था कि हमारे शेड्यूल कास्ट को आगे आना चाहिए। शेड्यूल कास्ट तो पहले से ही आगे आ रहा है और हमारा जो पिछड़ा वर्ग का समाज है वो देखता रहा, और उसके बाद में अगर हमारी समाज में है कि माननीय काशी रामनाथ जी होते तो है कि जो है कि ये आज के हमारे मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई है वो न लागू होती। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। धन्यवाद राय साहब। अब मैं जो माननीय श्रेयांश सिद्धार्थ साहब हैं जो कि हमारे नॉर्थ दिल्ली से हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँ प्लीज आए और अपनी बात रखें। श्रेयांश साहब, श्रेयांश सिद्धार्थ। मुझे पता, उसको ये पता नहीं, मैं लगते रहते हैं उसमें क्या है। धन्यवाद कटारिया जी। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को, बाबा साहब को, फुले साहब को नमन करते हुए माननीय देवेंद्र सिंह अब्दू साहब, पैगाम के संस्थापक, राष्ट्रीय निमंत्रक माननीय बीएन बाग साहब को नमन करते हुए उपस्थित सभी इस पंडाल में साथियों को मेरा जय हिंद जय भारत। हम लोग ये माननीय जल्दी साहब और बाग साहब के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सामाजिक परिवर्तन का काम कर रहे हैं और हमें अपने ऊपर भरोसा है कि हम एक दिन होंगे कामयाब। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेयांश सिद्धार्थ जी। मैं अनुरोध करूंगी रोहित गौतम जी से कि वो स्टेज पर आ जाएं। सीतापुर यूपी से आए हैं रोहित गौतम जी। और अब मैं बुलाती हूँ संजय प्रकाश जी को दिल्ली से, वो अपने विचार रखें। संजय प्रकाश जी। धन्यवाद मैडम और कटारिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय तेजेंद्र सिंह जल्दी साहब और वाग साहब को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। जब हमने ये पैगाम का काम दिल्ली में शुरू किया था तो बहुत कम लोग थे। आज जिस तरह से ये पंडाल भरा हुआ था, मुझे बहुत खुशी होती है कि जो हम लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत करी, वो हमारी मेहनत सफल हुई और आज हमारे यहाँ पे कम से कम 2-3 हज़ार लोग इस पंडाल में उपस्थित थे। तो उसके लिए मैं अपनी टीम का, दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने 2 महीने से मेहनत कर करके घर घर जाकर सब लोगों को इस प्रोग्राम में आने के लिए प्रेरित किया। और सब लोग जो अलग अलग जगहों से बसें लेके आए थे, काफ़ी लोग उनमें से चले गए हैं, तो मैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि उनको हम बुला नहीं पाए और यहाँ पे बोलने का मौका नहीं मिला। लेकिन पैगाम के कार्यकर्ताओं की यही खूबी है, जल्दी साहब और बाग साहब ने हमें यही सिखाया है कि हमें स्टेज के लिए या वक्ता प्रवक्ता या स्टेज पे स्वागत के लिए नहीं करना है, ज़मीनी काम करना है और ज़मीन पे रह के जो काम करना है और जो जड़ का काम है, बहुजन विचारधारा को जो फैलाना है, उसके लिए। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, जो जल्दी साहब ने पैगाम का एक पौधा लगाया था वो अब एक पेड़ बन चुका है और आने वाले टाइम में एक ये बरगद का पेड़ बनेगा जो पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलेगा। सभी साथियों को जय भीम, धन्यवाद। धन्यवाद संजय प्रकाश जी। और अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय आरपी गौतम जी से कि वो अपने विचार रखें। तो अकेला जाएगा, मैं तो छोड़ दूंगा। परम आदरणीय पैगाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तेजेंद्र सिंह झल्ली साहब, राष्ट्रीय निमंत्रक माननीय बीएन बाग साहब, मंचासीन पदाधिकारीगण, सम्मानित पैगाम कार्यकर्ताओं, हम लोग
ऑनलाइन मीटिंग में ऑनलाइन मीटिंग करते थे और धीरे धीरे ये आभास हुआ और हम लोगों को ये एक मौका हमारे पैगाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया कि हम लोग एक जगह एकत्रित होके और एक जगह बातचीत कर रहे हैं। और ये हमारे राष्ट्रीय निमंत्रक माननीय बाग साहब ने कहा भी है कि आज तो हमारा ये प्लेन जो है उड़ान भरेगा, तो वो दिन दूर नहीं है कि अब हमारा ये पूरे देश में, पूरे हर राज्य में हमारा पैगाम जो है आगे बढ़ेगा। और इससे आज की संख्या को देखते हुए ऊर्जा हमको इतनी मिली है कि हम लोग यहाँ जा जाके अपने अपने क्षेत्रों में बढ़ करके हिस्सा लेंगे और इस पैगाम को आगे बढ़ाएंगे और जो हमारी मंजिल है उसको हम पा के रहेंगे। ये हम लोग यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। विनम्रता के सभी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गौतम जी, आप लखनऊ से आए और आपने अपने विचार रखे। और अब मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर अमृतलाल जी, श्री ओम प्रकाश जी दिल्ली से, आप लोग आइए स्टेज पर। और अगले वक्ता हमारे हैं श्री सुरेश कोहली जी, साउथ दिल्ली से। धन्यवाद मैम। सर्वप्रथम आज जिस हम स्थान पर बैठे हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम इस जगह पे बैठे हैं, तो सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूँ। उसके बाद पैगाम के राष्ट्रीय निमंत्रक माननीय बाग साहब और पैगाम के संस्थापक सरदार तेजेंद्र सिंह जल्दी साहब को नमन करता हूँ और सभी प्रबुद्ध साथियों को जय भीम जय भारत। साथियों, मेरा नाम सुरेश कुमार कोहली है और मैं दिल्ली से ही हूँ और आप सब इस प्रांगण में बैठे हैं। और आज जो सामाजिक परिवर्तन की मुहिम में जो एक पड़ाव आज साबित होगा, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और जय भीम। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप जहाँ पे भी हैं, जहाँ भी जाएं, जिस भी स्थान से आप लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ पैगाम को पहुँचाएं और अपने हिसाब से जो भी संभव हो, जो भी परिश्रम आप करते हैं या जो भी नौकरी करते हैं, उसके हिसाब से आपको जो भी बनता है। और जो महत्वपूर्ण बात है, मैं इतना बताना चाहता हूं कि डॉक्टर आरपी साहू शहडोल मध्य प्रदेश से, जहां से नर्मदा निकलती है। मैं 40 साल एजुकेशन विभाग में सर्विस किया, 20 साल ट्रेनिंग कॉलेज में प्रिंसिपल रहा, अब रिटायर हो गया हूँ। वास्तव में एक बात जो तीनों बिंदु हैं, तीनों बिंदुओं में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शिक्षा यदि आपके पास आ जाती है, जिसकी वजह से आज इन सारे स्टेज में सब लोग बैठे हुए थे और हमारे ही समाज के विद्वान साथ विधि विशेषज्ञ और रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी और जो राजनीतिक नेता है कहलाएंगे, वो शिक्षा से ही पैदा होते हैं। भारतीय संविधान में एक व्यवस्था जरूर है कि चुनाव लड़ने के लिए कोई योग्यता नहीं है, विधिक योग्यता, जिसके कारण वो बिना किसी योग्यता के भी आते हैं। बहुत समय पहले बहुत सारे लोगों ने कहा कि लोकसभा में, माने व्यवस्थापिका में जो कानून बनाने का अधिकार है, वहां 300 लोग हमारे हैं। ये सोचिए कि वो 300 लोग हमारा सहयोग क्यों नहीं करते हैं। उसके मुख्य पीछे कारण है कि वो हमारे विद्यालय के विद्यार्थी नहीं है, हमारे संगठन के लोग नहीं है। यदि उनको ये चिंता होती, दर्द होता, तो हमारा साथ अवश्य देते। इसलिए ऐसा कुछ करें कि विद्या सबके रगों में जाए और सबको दर्द महसूस हो कि ये आरक्षण, जातिगत जनगणना, सामाजिक परिवर्तन होने से हमें क्या लाभ है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसके रगों में बहेगा वो जरूर दहाड़ेगा, ये निश्चित मानिए। मुझे बहुत खुशी होती है, ये निश्चित है कि बहुत सारे लोगों ने विषय से हटकर बात किया, लेकिन वो भी शिक्षा का ही कारण था। शिक्षा समाज की रीढ़ है और उस रीढ़ को यदि आप मजबूत करेंगे तो जरूर मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। और ये सफलता भी क्या काफी नहीं है जो आप यहाँ आकर इतना बड़ा सम्मेलन
आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। कानून बनाने वाले लोग अपने रहेंगे, कानून को फैसला देने वाले, न्याय करने वाले, फैसला करने वाले नहीं, न्याय करने वाले लोग अपने रहेंगे और उसके न्याय के उल्लंघन करने वालों को दंड देने वाले लोग हमारे रहेंगे। अभी हैं। यदि इन सब लोगों के बीच में दर्द महसूस हो जाए तो आपको आज भी सफलता बहुत दूर नहीं है। जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कभी ये सोचा ना होगा कि आपको ये इतना बड़ा समूह आपके साथ बैठ पाएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा। दो बच्चे थे, दो लोग थे जो आपस में दोस्त थे। एक 6 साल का बच्चा था और एक 18 साल का बच्चा था। किन्हीं गलतियों के कारण 18 साल का बच्चा कुएं में गिर जाता है। कुएं में बहुत देर तक चिल्लाता है। बाहर का जो 6 साल का बच्चा था वो बहुत तेज से, दूर में कोई आदमी नहीं था, बहुत तेज जब चिल्लाता बहुत चिल्लाता है, उसके मन में ये होता है कि मेरा दोस्त यदि मर जाता है तो मैं भी मर जाता हूँ। तो उसने अपने प्रयास से वो 18 साल के बच्चे को कुएं से निकाल लेता है। सोचिए, समझिए और शिक्षा के उस रीढ़ को ऊपर उठाइए और अनावश्यक बातों से ना करके गांव तक जाइए, लोगों की दर्द पहचानिए, जो हो सकता उतना करिए। लो ने आदि वशम लोके मुखे पिंडेन पुरता मृदंगो मुगले पेन करो। क्यों आपके पास लोग आए, क्यों आपकी बात सुने, ये सोचिए। यदि आप ये समझ जाएंगे कि हमारी बात सुनने के लिए लोग इसलिए आए तो निश्चित रूप से आपसे के पास लोग आएंगे। एक बजाने वाला व्यक्ति, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, ऐसा नाग वो जो गांव में जादू करता है, उसके पास लोग खड़े हो जाते हैं। आपके पास लोग नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, ये चिंतन का बात है। आज के बाद आप ये चिंतन करिए कि हमारे समूह में लोग क्यों कम आते हैं। यदि आप ये चिंतन कर लेंगे तो आपके पास लोग आएंगे और आप जीत जाएंगे। आपका ही लोकसभा में लोग होंगे, आपके व्यवस्थापिका में कानून बनाने वाले लोग पहुंचेंगे, आपके कार्यपालिका में कानून के रखवाले पहुंचेंगे, आपको ऐसे न्याय व्यवस्था के लोग होंगे जो न्यायपालिका कार्यपालिका की या व्यवस्थापिका के कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देने वाले लोग आपके ही होंगे। मैं आज इन्हीं बातों के साथ उन तमाम सारे विधि विशेषज्ञों को, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोगों को मैं सादर नमन करता हूं और क्षमा चाहता हूं यदि मैंने कुछ ऐसा कहा हो। मैं माननीय सुरैया साहब को, जिन्होंने देश की बागडोर अपने हाथ में लिया, मैं चाहता हूं कि उसके साथ एक हुजूम, पूरे देश का हुजूम उनके साथ चले और हम आरक्षण की बात करें, आरक्षण की बात करें, हिस्सेदारी लें। जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी जभी हमें प्राप्त होगा जब हमारे पास जातिगत जनगणना होगा। यदि हमारे पास डेटा नहीं होगा तो हम हिस्सेदारी तय नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि केवल पिछड़े वर्गों का के जनजातिगत जनगणना हो, हर व्यक्ति की जनगणना हो, उसमें रोजगार में, शिक्षा में, व्यवसाय में, सभी में बराबर भागीदारी हो। हम उनको भी देना चाहते हैं और सरकार इस बात को सो कर ना सुने। हम वो दिन के ईंट से ईंट बजा देंगे। हमें वो अधिकार चाहिए, अधिकारी के लिए लड़ना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपके जो विचार रखे हैं उसके लिए एक बार को मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। नेक्स्ट हमारे बीच में जो है माननीय R.A. सिंह साहब हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आएँ और अपने विचार रखें। और सर से रिक्वेस्ट भी है प्लीज़ समय का ध्यान रखते हुए, हमारे पास अभी और भी वक्ता हैं जो डेलीगेट्स हैं जो बाहर से आए हुए हैं, तो हमें उनके भी विचार जानने हैं। तो सर को मैं इनसे इनके विचार सुनने से पहले मैं अनाउंस करना चाहूंगी, हरिराम जाट जी, श्रीमान आप हैं, प्रस्तुत हैं यहाँ पर? अगर हैं तो अपने हाथ हिला दीजिए। चितरलाल बैरवा जी, मकवाना जी। तो चलिए हम विचार सुनते हैं। प्रमादरणीय मंचासीन हमारे DDC विजय साहब और हमारे तमाम अन्य साथी लोग और
सभा में आए हुए तमाम लोग। साथियों, ये जो बहुसंख्यक एकता हमारा राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है, ये एक जो एक शब्द है बहुसंख्यक एकता वाला, ये एक बहुत ही बड़ा आपने एक अर्थ लिए हुए है। तो आज जो ये बहुसंख्यक एकता की बात चली है, सैकड़ों सालों से जो है हमारे पूर्वज लोग जिसकी एक इच्छा किए थे कि बहुसंख्यक एकता हो जाएगी, तो तमाम तरह की जो बातें अभी आई हैं कि सभी रास्ते हमारे खुल जाएंगे। तो साथियों, मैं इस बहुसंख्यक एकता के आयोजक और तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। इसमें हमारे अगुवाई कर रहे भी ईश्वर साहब और तमाम अन्य उनके साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और क्योंकि आज मेरा बोलने का नहीं था, अचानक भाई साहब ने नाम ले लिया और कल निश्चित तौर से कुछ अच्छे तमाम लोग होंगे, उनके बीच में बोलने का मैं प्रयास करूँगा। इसी के साथ आप सभी का अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी बात होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सिंह साहब। मकवानी जी, आप आ जाइए, स्टेज पर आ जाइए। और अब मैं अगले वक्ता जितेंद्र जी को बुलाती हूँ। कृपया अपने 2-3 मिनट में विचार रखिए। माननीय जल्ली साहब, वाग साहब, मंच पर हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, पंडाल में बैठे हुए हमारे सभी पैगाम के कार्यकर्तागण, भाइयों और बहनों, साथियों, समय अभाव है, लंबी चौड़ी बातें करने का वो वक्त नहीं है, क्योंकि सर्दी का टाइम है और आप सब जानते हैं कि दुनिया पिछले 2 साल से महामारी की चपेट में चल रही है। उससे हमारा देश भी, हम लोग भी अछूते नहीं हैं। ऐसे हालात में भी दूर दराज से पैगाम के बीटीपी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, आज जो यहाँ सुबह से चर्चा हुई, आप सब जानते हैं कि देश में सामाजिक परिवर्तन की क्या जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि जो समाज हजारों साल से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, 73 साल की आजादी और 70 साल संविधान को लागू होने के बावजूद भी जो देश का बहुजन समाज है, आज भी वो उसी तरह गुलामी की जिंदगी में जी रहा है। साथियों, हमारे पैगाम के साथियों ने जो ये बीड़ा उठाया है कि राजनीतिक दलों का तो गठबंधन होता है सत्ता पाने के लिए, लेकिन हम जो हमारी बिखरा हुआ समाज है, उसकी जो संस्था है, पूरे देश की संस्थाओं को संगठित करके उनका महागठबंधन बना के हम सामाजिक परिवर्तन इस देश में लाके रहेंगे। साथियों, आपको याद होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिनकी विचारधारा को हम पूरे देश में फल्ला फूलना देखना चाहते हैं, उन्होंने आगरा के रामलीला मैदान में 18 मार्च 1956 को अपने आखिरी भाषण में कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। साथियों, हमने उस बात को
महसूस करते हुए आज से 40 साल पहले इस बात का बीड़ा उठाया था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ये अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे आए, जिससे कि बाबा साहब की जो पीड़ा थी उस पीड़ा का हम ऋण उतार सके। साथियों, आज बाबा साहब की जो ये अंबेडकर भवन है ये उन्हीं की देन है। आज उन्हीं के इस प्रांगण में इतना बड़ा ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। साथियों, मैं ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि पर्ची मुझे थमा दी गई है और आप लोगों को भी अपने अपने उसमें घर पर जाना है, तो साथियों मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हिम्मत के साथ डटे रहें और हम सब लोग आपको जितनी भी हमसे बन पाएगा उतना हम आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद जितेंद्र जी। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि कृपया खाना खा के जाइएगा। यहाँ पर रात के खाने का प्रबंध है। और अब मैं यूपी की टीम से को बुलाऊंगी। मैं अनुरोध करती हूँ श्री रामेश्वर राही जी को, धर्मेंद्र कुमार, आरपी गौतम, श्री पंकज बौद्ध, श्री महेंद्र कुमार, श्री प्रेम आर्य, श्री हरीश कुमार, प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा, श्री बीडी नकवी, श्री दिस इज माय फर्स्ट टाइम टू दिस अधिवेशन है, मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। और मतलब मेरे एक्सपेक्टेशंस थे कि यहाँ पे काफ़ी सीनियर लोग होंगे, काफ़ी मतलब जो है, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे ऐसा यंग फोर्स होगा। बट मैंने जब देखा कि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो यंग जनरेशन है, जो युवा लोग हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। मतलब जैसे हमें पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, एक है एनर्जी, दूसरा है एक्सपीरियंस। तो ऐसा नहीं कहना है मेरा कि सीनियर्स में एनर्जी नहीं होती, बट एक्सपीरियंस है हमारे पास। लेकिन वो साइकिल चलाने के लिए जो चीज़ें हैं उसे आगे बढ़ाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। और जो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं जो युवा है जो काफ़ी चीज़ों से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है, तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता है कि हमारे जो युवा है वो अच्छी चीज़ों से क्यों नहीं इन्फ्लुएंस हो पाते हैं। और मतलब हम जैसे देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई पेरेंट है, कोई अगर माता कोई पिता है, तो अगर वो अपने साल भर की अगर कमाई है, मतलब इन दी एंड फिर वो क्या होता है, उनकी जो भी कमाई होती है वो अपने बेटों या बेटियों पे पास ऑन होता है। उसे क्या कहते हैं मुझे पता है, एक्चुअली विरासत में वो उन्हें दिया जाता है। तो मैंने एक बार ऐसे ही पूछ लिया था कि अगर आप ऐसा ना करो तो फिर मतलब अगर आप अपनी सारी जो कमाई है, अगर आपकी मृत्यु होने के बाद अगर आप पास नहीं करते हो तो क्या होगा। तो एक आदमी ने मुझे ऐसे उत्तर दिया कि जो हमने इतने सालों भर में कमाया है अगर वो अच्छी से स्पेंड नहीं हो रहा है तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसी हिसाब से अभी ऐसा तो है नहीं कि हमारे लोग जो है वो अवेयर नहीं है, नॉलेज नहीं है। काफ़ी लोग हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, नेक्स्ट लेवल नॉलेज है, बट अगर ये नॉलेज शेयर नहीं हुआ नेक्स्ट जनरेशन पे, अगर ये पास ऑन नहीं होता है, जैसे पैसा, दौलत, ज़मीन, ये जो सब विरासत में मिलती है, वैसे ही अगर ये सब नॉलेज हमें अगर विरासत में ना मिला जाए तो फिर उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि वो अगर आगे नहीं बढ़ेगा। एक ऐसा छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा, जैसे अभी इस अधिवेशन में काफ़ी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए, बाइक से आए, कोई कार से आए, कोई बस से आए। तो अगर ऐसा समझे कि हमारा ये जो समाज है वो अगर कोई गाड़ी है, कोई कार है, कोई बाइक है और उसके जो पहिए हैं वो है युवा, यंग जनरेशन। और जैसे हम आते आते दिल्ली के सड़कें काफ़ी अच्छे हैं, वैसे आज मैं सुबह दिल्ली आया था तो दिल्ली के सड़कें काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो अदर लोग हैं जो इस रास्तों में बाधाएं ला रहे हैं वो उसे अगर हम स्पीड ब्रेकर समझ लेते हैं, तो अगर तेज गति से या फिर जो भी समाज है, जो हमारी गाड़ी है वो चल रही है, अगर वो स्पीड ब्रेकर पे अगर जोर से टकराए तो टायर पंक्चर हो जाता है। लेकिन यही अगर ये टायर मजबूत हो तो फिर
ये जो है कोई भी कितना भी बड़ा स्पीड ब्रेकर हो, ये वो क्रॉस कर लेता है और ये गाड़ी चलती रहती है। वैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमने हमारे युवा जोश को स्ट्रॉन्ग किया और थोड़ा सशक्त किया, तो ये जो समाज है उसकी गाड़ी चलती रहेगी, चाहे कितनी भी बड़ी बाधाएं आ जाए। तो इसी के साथ मैं अपने विचार यही रखना चाहूँगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू रम्या बेटा। अब नेक्स्ट हमारे जो साथ हैं मैडम जो है महाराष्ट्र से हैं, कविता गाडगे मैडम। मैं उनसे अनुरोध करवाएं और 2 मिनट का अपने विचार रखें। कविता। हेलो एवरीवन, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एंड थैंक यू सो मच पैगाम टीम जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाने के लिए, पैगाम टीम के साथ काम करने के लिए और उनसे जुड़े रहने के लिए 2 लाइन बोलती हूँ। कुरान कहता है मुसलमान बनो, क्रिश्चियन बोलता है, बाइबल बोलता है क्रिश्चियन बनो, गीता बोलती है हिंदू बनो, लेकिन भारत का संविधान कहता है कि पहले इंसान बनो, इंसान बनो, इंसान बनो। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू मैडम। अब मैं जो माननीय मोहनलाल जी हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वो आए और अपने विचार रखें। मोहनलाल जी। आदरणीय सम्मानित मंच, आदरणीय सम्मानित मंच पर विराजमान ओबीसी के प्रबुद्धजन, बाहर से आए हुए ओबीसी समाज के समाज बंधुओं, कोई भी कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है और मैं ये अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि जितने लोग यहाँ आए हुए थे उनमें से बहुत सारे लोग बिना सारा प्रोग्राम देखे चले गए, सुने हुए बिना चले गए। तो कोई भी कार्य करने के लिए संकल्प की जरूरत होती है, इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। हम लगातार ओबीसी के कार्यक्रम में 30 साल से 35 साल से 32 साल से लगे हुए हैं। जरूरत है जागृति की, ले दे के आखिर जागृति पे बात आती है। और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। हमने दिन रात करके क्लासें लगा करके लोगों को जागृत किया था और आज इस मुकाम पे हैं कि कोई उम्मीदवार जिता तो नहीं सकते, लेकिन जिताने और हराने में हमारा मुख्य भाग होता है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि यहाँ पर जो भी प्रोग्राम अपने देखा है, इससे बहुत कुछ सीख करके सामाजिक परिवर्तन के लिए सभी को जागृत होना होगा, सभी को जागृत करना होगा। जो कह रहा हूँ ना, हाँ बनी ना, नहीं की बात है कि मैं अभी आगे बहुत लंबे चौड़े प्रोग्राम होने हैं, तो मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि आज जो भी आप लोगों ने यहाँ पे सीखा है उसको आगे जा करके उसको लागू करें, क्रियान्वित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मोहनलाल जी। अब नेक्स्ट जो हमारे वक्ता हैं, मैं इंजीनियर के जायसवाल जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आए और अपने विचार रखें। जायसवाल साहब। हेलो आदरणीय सभाध्यक्ष जी, मंच पे आसीन माननीय न्यायाधीश व साथियों, आज ये बहुसंख्यक एकता पर राष्ट्रीय अधिवेशन ऐसे वक्त पे हो रहा है, मेरी नज़र में
इस अधिवेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता आज के परिस्थितियों में हो गई है। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहते हुए बात कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो आज के 50-55 साल 70 साल पहले जो सपना देखा था सामाजिक एकता का और बंधुत्व का, जो कि गौतम बुद्ध के आदर्शों का भारत बनना चाहिए, निश्चित रूप से आज़ादी के बाद से सनय हम उस दिशा में बढ़ रहे थे और ऐसा लगने लगा था कि सामाजिक एकता और बंधुत्व स्थापित हो जाएगा, लेकिन समय लग रहा था। लेकिन जो वर्तमान कार्यकाल चल रहा है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हम लोगों ने आज़ादी के बाद 50, 60, 70 सालों में पाया है वो इस 5, 7, 10 साल में खो दिया है। इसका मैं एक ताज़ा उदाहरण देना चाहता हूँ कि अभी वाराणसी में जो कार्यक्रम हुआ है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण समारोह का, उसके अगले दिन ही वो 2 दिन का कार्यक्रम वहाँ पे हुआ। उसके बाद अगले 3 दिन चित्रकूट में हिंदू महाकुंभ करके एक कार्यक्रम हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी पीछे से थी और संतों को आगे किए हुए थे और उसमें देश भर के जितने भी 3000 संत आए थे वो काशी का कार्यक्रम अटेंड करने के बाद 7% जो है वो चित्रकूट के सम्मेलन में भी गए थे। और उस सम्मेलन का जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें जो प्रमुख उनका उद्देश्य पास हुआ है वो संभवतः आप सब ने अखबारों में पढ़ा होगा या सबका ध्यान नहीं गया होगा। उसमें ये है हिंदू महाकुंभ एकता। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुसंख्यक एकता, वो कह रहे हैं हिंदू महाकुंभ एकता। और हिंदू महाकुंभ एकता जो कि संतों के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, उसका 2 या 3 प्रस्ताव है कि नंबर 1 गाय की पूजा को अनिवार्य किया जाए, विप्र और ब्राह्मण की पूजा को अनिवार्य किया जाए और तीसरा संतों की पूजा को अनिवार्य किया जाए। ये उनका उद्देश्य है। क्या ऐसे वक्त पर जिस वक्त सामाजिक समता विश्व बंधुत्व की ओर संविधान हमें आगामी धीरे धीरे आगे बढ़ने को प्रेरित करता है और प्राविधान से उस प्राविधान के विरुद्ध उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मण के पूजा को अनिवार्य किया जाए। कौन सा ब्राह्मण? जाति वाला ब्राह्मण कि कर्म वाला ब्राह्मण? मैं समझता हूँ कर्म वाले ब्राह्मण की बात है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए सारे कर्म से ब्राह्मण ही है, लेकिन क्योंकि इनका आचरण विचार जो भी हो ब्राह्मणों के जातिगत ब्राह्मणों से कई गुना बहुत ज्यादा अच्छा है। निश्चित रूप से बहुत ही चिंता का विषय है और ये ऐसे चिंता के वक्त पे कि जो हमने 70 सालों में सामाजिक एकता, बंधुत्व और समानता की ओर आगे बढ़ रहे थे, कहीं वो गियर रिवर्स ना लग जाए। ऐसी दशा में इस सम्मेलन का राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेशों में मजबूत किया जाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। मैं लखनऊ से हूँ और मैं अमेठी निवासी हूँ, ये मैं कहना चाहता हूँ जीवन के जैसा। थैंक यू। धन्यवाद जायसवाल साहब। अब मैं जो है नेक्स्ट हमारे वक्ता हैं माननीय एक्स सेठिया जी से रिक्वेस्ट करूँ वो आए अपने 2 मिनट में संक्षिप्त में अपने विचार रखें। सेठिया साहब। धन्यवाद आपका। सम्मानित मंच और पंडाल में बैठे महिला शक्ति, मेरे हम उम्र बच्चे सबको दर्जा बदर्जा नमस्कार। साथियों, हम जम्मू कश्मीर से आए हैं जो भारत का मुकुट है। 5 बंदे ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन के हम जहां पहुंचे हैं, मैं जहां की ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, बंगाल से लेकर खेमगंज बॉर्डर तक लोग इकट्ठा करके सब लोगों का सामाजिक परिवर्तन करने की बात की है। साथियों, मैं जम्मू कश्मीर की हालत बयान करूंगा। जम्मू कश्मीर की सरकारें जो 370 से पहले थी, उन्होंने जम्मू कश्मीर में ओबीसी बिल को लागू नहीं किया हुआ था। उन्होंने सिर्फ लागू वहां किया हुआ था जहां उनका अपना समाज बसता था,
जहां उनके अपने एमएलए थी और ओबीसी कैटेगरी के लोग जो मंडल की आइडेंटिफाइड लोग हैं वो उन्हें वंचित रखे थे। महज 2% ओबीसी के नाम, ओबीसी के नाम एक मात्र शून्य था वहाँ। अब वहाँ सरकार बदली, ड्यूटी बनी, एक वहाँ गवर्नर साहब गए, उन्होंने 2 की 4 कर दी। अब हमने जम्मू कश्मीर में फेडरेशन की तरफ से ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा की एक मूवमेंट चलाई है। 25 सितंबर, 25, 26, 27, 28 3 रात 4 दिन हमने वो यात्रा लेकर गांव-गांव में गए और लोगों के अंदर जन जागृति का प्रोग्राम किया। उसका प्रभाव ये हुआ कि वहाँ की जो सरकारें हैं, जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है, उसके कान में ये आवाज पड़ी है कि ओबीसी जम्मू कश्मीर का अब जाग उठा है। और उसी कारण को लेकर वहाँ के एलजी जो है मनोज सिन्हा साहब जी, उन्होंने 18 नवंबर को हमारी टीम को अपने ऑफिस में बुलाया और उनसे पूछा, बताओ आप क्या चाहते हैं। हमारी उनसे बात हुई और हमने सोचा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हेड हैं ये, उन्होंने हमारे साथ 15 दिसंबर का वायदा किया जो कल परसों गई है। 15 दिसंबर तक कुछ नहीं हुआ। 16 को फिर हमने काउंटर किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गवर्नर साहब को याद दिला दिया कि आपने 15 की डेट दी थी। अब दोबारा हम 25, 26, 27, 28 दिसंबर को फिर ओबीसी फेडरेशन ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तो उसमें हम और जो इलाका बच गया है, ये हमारा 2 साल का प्रोग्राम है। 2 साल में पूरे जम्मू कश्मीर के हर जिला में, हर क्षेत्र में जाएंगे, हम लोगों को जन जागृत करेंगे। ये हमारा मुख्य कार्य है। और जहां तक कि जो पूरे भारत की बात है, मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि हम सब लोग इस अम्ब्रेला के नीचे खड़े होकर इस मनुवादी सरकार को जब तक हम जड़ से फेंके नहीं, तब तक ये हमारा कत्ले आम करेगी। जो ओबीसी का नाम लेकर, ओबीसी का नाम ले खुद को ओबीसी कहते हुए, मैं तो जहां तक कह देता हूं कि ओबीसी खुद को ओबीसी कहते हुए ओबीसी का कत्ल कर रहा है, ऐसे लोगों से हमें बचना है। ऐसी सरकार को जड़ से फेंकना दोबारा दिखाई न दे। बात में धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और नेक्स्ट जो हमारे स्पीकर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज दादा राजकुमार जी, मैं माननीय दादा राजकुमार से रिक्वेस्ट को वो आए अपने विचार रखें। दादा राजकुमार, तो मेरा सर से रिक्वेस्ट है, हमारे पास अभी स्पीकर की बहुत लंबी लाइन है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ प्लीज संक्षिप्त में अपने विचार रखें। समय समय को ध्यान रखते हुए सम्माननीय मंच और उपस्थित सभी सम्माननीय महानुभावों, मैं अपना परिचय बता देता हूँ। मैं राजकुमार सिंह, ग्वालियर मध्य प्रदेश से ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष, और मध्य प्रदेश में सभी संगठनों का मिलाकर के जो मोर्चा बनाया गया है, पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा, उसका प्रांतीय संयोजक जाति संगठन प्रकोष्ठ, और राष्ट्रीय स्तर पर हमारी संबद्धता एसआरए के साथ है। आज हम सब लोग पिछड़े वर्ग के लोग इकट्ठे हुए हैं, अपनी सभी समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया गया है। यह भी परिलक्षित हो गया है कि हम क्यों पिछड़े हैं, क्योंकि हम पिछड़े हैं। आवश्यकता है सब लोग मिलजुल करके काम करें, और जो भी असमानता है, जो भी हमारा हक और अधिकार है, सब मिलजुल करके प्राप्त करें। और समय की बाध्यता को देखते हुए अन्य लोगों को भी समय मिले, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा न कहते हुए आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए सादर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही संक्षिप्त में अपने टाइम को ध्यान में रखते हुए अपनी बात कर दी, आपको धन्यवाद करते हैं। अब मैं नेक्स्ट हमारे साथ जो है इंजीनियर शंकर लाल जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट हूँ आप लोग जो आए और अपने विचार रखें। सर से रिक्वेस्ट है कि 2-3 मिनट में अपनी बात रखें।
आज मंच पे विराजमान हमारे बुद्धिजीवी साथी, बहुसंख्यक एकता राष्ट्रीय महासम्मेलन में इकट्ठे हुए हमारे बहुजन समाज के साथियों, काफी संख्या में बैठी हुई माता बहनों, इधर मुझे लगता है कि महाराष्ट्र, आंध्रा और कर्नाटका से भी कुछ लोग इधर आए हैं, मुझे मिले हैं। साथियों, मैं चंद मिनटों में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं चाह रहा था मुझे थोड़ा समय मिले, लेकिन जैसा मंच का आदेश है 3 ही 4 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। साथियों, इस देश के अंदर डंका बजाया गया कि आजादी की पहली लड़ाई 1857 में शुरू हुई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, हमारे पुरखों ने 1857 में नहीं, 1855 में इस देश की आजादी का बिगुल बजाया था। हमारे पुरखों ने कहा था, हमारे पुरखों ने झारखंड के अंदर कहा था, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। उनके बारे में कोई भी इतिहास नहीं लिखता है। हमारे महापुरुषों का इतिहास हमेशा छुपा दिया जाता है। इसलिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महात्मा ज्योतिबा फुले 1848 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो हमारे लोगों के लिए स्कूल खोले, क्योंकि मुझे महाराष्ट्र में भी नौकरी करने का मौका मिला है। मैं नासिक में मैंने 3 साल तक जॉब की है। मैं डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हुआ हूं। नासिक भी मुझे, महाराष्ट्र में भी मुझे जाने का मौका मिला है। इसलिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक बात कही थी, हमारे महापुरुषों ने एक बात कही थी, टेल द स्लेव ही इज स्लेव। गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो गुलामी की जंजीरें तोड़ देगा। इसलिए साथियों, हमारे महापुरुषों का कोई नाम नहीं लेता। लोग कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी जो झांसी की रानी थी, लेकिन आपको झलकारी बाई के बारे में कोई नहीं बताता होगा। मेरा मानना ऐसा है कि मैं कहता हूं कि खूब लड़ी मर्दानी जो झांसी की झलकारी बाई थी, ऐसी झलकारी बाई जिसने अपनी सेना में अपनी झांसी की रानी की जान बचाई थी। इसी तरह आपने राणा पुंजा का नाम सुना होगा, जो एंटी-डीएनटी योद्धा था, आपने नहीं सुना होगा। राणा पुंजा का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारे महापुरुषों का इतिहास है। जब महाराणा प्रताप को मुगलों ने घेर लिया था, तो राणा पुंजा ने महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। इसलिए महाराणा प्रताप की माताजी ने राणा, जो हमारा आदिवासी नेता था, उसका नाम राणा पुंजा की उसको उपाधि दी थी। ये आपके सामने दिल्ली में लगी हुई 30 में 30,000 कोट है। हमारे बुद्धिजीवी साथी बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में अंग्रेजों ने सब लोगों को काबू में कर लिया, लेकिन डीएनटी एनटी के योद्धाओं को, जो हमारे आदिवासी योद्धा थे, उनको अंग्रेज काबू नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने उनके लिए 1871 क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट लगाया, जिसमें उनको बंदी बनाया दिया गया। ये सामने 30,000 कोट है। 30,000 कोट का नाम 30,000 क्यों पड़ा? साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ हमारे 30,000 कोट पे हमारे 30,000 योद्धाओं को, आदिवासी योद्धाओं को फांसी पे फंदे पे चढ़ाया गया था। ऐसे हमारे महापुरुषों का आप जोरदार तालियों से स्वागत करो, जिन्होंने कुर्बानी देकर इस देश की शान और आन को बचाया। तो इसलिए साथियों, ऐसे मौके पर मैं ज्यादा न कहते हुए एक बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर हमारे ओबीसी के महापुरुषों का बहुत बड़ा कर्ज है। ओबीसी के महापुरुषों का बहुत बड़ा कर्ज है। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा था, क्या कहा था? महात्मा ज्योतिबा फुले वाज द फादर ऑफ सोशल रिवॉल्यूशनरी। अगर महात्मा ज्योतिबा फुले नहीं होते तो डॉक्टर अम्बेडकर नाम का इस देश में
कोई क्रांतिकारी पैदा नहीं हो सकता था। इसी तरह आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 26 जुलाई 1902 को अपने राज्य में आरक्षण की योजना लागू की थी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था छत्रपति शिवाजी महाराज वाज द फादर ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी इन दिस कंट्री। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्य में 1902 में आरक्षण की नींव नहीं रखी होती तो डॉक्टर अम्बेडकर के दिमाग में भी आरक्षण का आइडिया नहीं आता। यह बात बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आप बोली है कि मुझे आरक्षण का आइडिया छत्रपति शिवाजी महाराज से मिला और मुझे शिक्षा का आइडिया महात्मा ज्योतिबा फुले से मिला। ऐसे ओबीसी महापुरुषों का आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो इसलिए साथियों, ऐसे मौके पर मैं ज्यादा न कहते हुए 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हम लोगों ने जब 2 अप्रैल को आंदोलन चलाया था, SC/ST एक्ट को खत्म करने के कोर्ट के माध्यम से जब खत्म किया जा रहा था, जब हम आंदोलन चलाया तो ये सरकार झुकी। अभी कृषि के 3 काले कानून जब इस सरकार ने लागू किए, ये सारी सरकार कह रही थी, क्या कह रहे थे, ना तो कानून वापस होंगे, कानून में संशोधन जरूर हो सकता है, लेकिन वो कानून में संशोधन नहीं हुआ, वो कानून वापस भी हुए, क्योंकि हमारे किसानों ने, हर मजदूर ने यह बात तय कर ली थी कि हम जब तक यहां से नहीं उठेंगे, जब तक एक टिकरी के बॉर्डर पे मुझे भी जाने का मौका मिला, सिंगू बॉर्डर पे मुझे भी जाने का मौका मिला, उन्होंने कहा था कि भाई हमारे सिख गुरुओं के पंजाब के जो साथी थे, उन्होंने कहा था कि असी मोदी नु बंदा बढ़ा के जावांगे, ऐसे यहाँ से हम नहीं जाएंगे, चाहे हमें अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। ऐसे किसानों का भी जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। तो इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, अगर आप चाहते हैं सामाजिक परिवर्तन हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, सोशल स्ट्रक्चर इज द काज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर सोसाइटी एज वेल एज आवर कंट्री। इस देश की समाज व्यवस्था हमारे देश का नाश का कारण है और हमारे समाज का भी नाश का कारण है। इफ वी वांट द सोशल चेंज, हमें परिवर्तन अगर करना है तो उठ के खड़े होना होगा। ये हमारे ओबीसी के साथी जागृत नहीं है पूरे देश में, वो परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं जातिगत जनगणना हो, आप चाहते हैं सामाजिक परिवर्तन हो, आप चाहते हैं निजीकरण को रोका जाए, तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को आगे चलना होगा। ओबीसी के लोग तभी आपके पीछे चलेंगे, हमें कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि ये हमारे अधिकार राजनीतिक तरीके से छीने जा रहे हैं और राजनीति की इसका सॉल्यूशन है, राजनीति इसका सॉल्यूशन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विद विच ईच एंड एवरी लॉक कैन बी ओपन। राजनीतिक शक्ति एक ऐसी मास्टर चाबी है जो सारी समस्याओं के ताले खोल सकती है। हम राजनीति से ही परिवर्तन ला सकते हैं। राजनीति हमारा जो वोट का अधिकार जो हमें मिला है, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, मेरा मानना ऐसा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 100 साल कुत्ते की जिंदगी जीने से, 100 साल कुत्ते की जिंदगी जीने से एक दिन मान सम्मान की जिंदगी जीना बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिलाया। उन्होंने कहा आप वोट के अधिकार से अपने देश की, अपने समाज की तकदीर को बदल सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा, जय बहुजन समाज। धन्यवाद। अभी जो वक्ता ने बात कही कि शेड्यूल कास्ट को आगे होना चाहिए, तो मैं कहना चाहूँगा कि 100% शेड्यूल कास्ट अगर इकट्ठा आता है तो भी यहाँ की जो चतुर्वर्णी व्यवस्था है वो समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए ओबीसी ये हमारा बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई और एसटी छोटा भाई मिलकर ही यहाँ की चतुर्वर्णी व्यवस्था जो है ये समाप्त की जा सकती है। जय भारत। जहाँ से पैगाम खींच कर लाया है हमें इस दिल्ली शहर में,
इस दिल्ली शहर में आज करीबन 1.5 साल तक हम लोग ऑनलाइन ही रहे हैं, लेकिन एक जो ये था बंधु भाव था कि हम लोग अपनी जो मीटिंग में जो है उनसे कैसे मिले, उनसे कैसे वैचारिक आदान प्रदान करें और अदर भी जो लोग हैं उनसे कैसे बातें करें, बंधु भाव से रहें। और ये जो कारवा है ये आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ से कुछ नागपुर तक लेके जाए, कुछ विचार जो अपने साथियों को जो नहीं आ सके उनको उन तक लेके जाए और ये एनर्जी बरकरार रख के ये पैगाम का कारवा आगे बढ़ाए, यही सदिच्छा आशा लेकर और सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम करते हुए मैं अपने 2 शब्द समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैडम। अब मैं नेक्स्ट जो हमारे साथ है अरुणा जी है, अरुणा तापचंद मैडम, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा और अपने विचार। आदरणीय मंच, मेरे प्रबुद्ध साथियों, मैं डॉक्टर अरुणा प्रकाश काकसंडे नागपुर 3 पैगाम से हूँ। सबसे पहले तो मैं आदरणीय सरदार तेजिंदर सिंह जल्दी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन निर्माण की और जहाँ पर वैचारिक क्रांति की सही मात्रा में शुरुआत हुई। और यही इनके इस कारवा को हम छोटे रूप में क्यों ना हो, हम धीरे धीरे इस कारवा को आगे ले जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और बहुत ज़्यादा बहुजन इसमें एकत्रित हो। यहाँ पर आपने देखे हैं बहुजन अभियान संघ से लेकर यहाँ पे आपने लिस्ट पढ़ी होगी, ये सभी अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। अगर ये सब एकत्रित आ जाए और कुछ आगे बढ़ने का सोचे और इस तरह से कार्य करे तो निश्चित ही बहुत दिन दूर नहीं जहाँ बाबा साहब ने सोचा था कि संपूर्ण भारत बौद्धमय होगा। तो ये सिर्फ बोलने से नहीं होने वाला है, या मैं यहाँ पे या कोई भी वक्ता यहाँ पर संभाषण या भाषण देने से भी नहीं होगा। एक श्लोक में बता दूं, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात उद्यम करने से ही कोई भी कार्य सफल होता है। उद्यम अर्थात परिश्रम। क्या कभी आपने सोए हुए शेर के मुख में हिरन अपने आप प्रवेश करते हुए देखा है? क्या वो बोलता है कि भाई इस शेर को भूख लगी है, मैं इसका भक्ष्य हूँ, मैं उसके पास जाता हूँ? कदापि नहीं। तो उस शेर को उसके भक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे कड़ी परिश्रम करना पड़ता है। द सेम वे हम सब बहुजनों को एकत्रित आकर वैचारिक सोच एकत्रित होकर हमें आगे ले जाना है, तभी उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि सफल होगा। तो शुभ संध्या सभी को, सभी ने मेरी इस बात को सुना और बहुत बहुत धन्यवाद कटारिया सर और विनीता कश्यप मैम का भी, जिन्होंने नागपुर टीम को यहाँ पर बुलाकर भाषण 2 मिनट दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद मैडम। और मैं सत्यवान मौर्य जी से अनुरोध करूंगी कि अपने वक्ता रखेंगे। इससे पहले मैं अनुरोध करती हूँ FC सेतिया जी, श्री FC सेतिया जो SRA के कार्यकर्ता हैं, माननीय डॉक्टर मोहन लाल प्रजापति, इंजीनियर KK जायसवाल, डॉक्टर मोहन लाल प्रजापति, रोहिणी साहू जी। सो आप सबसे अनुरोध है कृपया स्टेज पर आ जाइए। और अब मैं अनुरोध करूंगी सत्यवान मौर्य जी का कि आकर अपने विचार रखें। जय भीम साथियों, मैं कोकण से गेट तहसील और लोटे MIDC से बिलोंग करता हूँ। मैं रत्नागिरी में काम करता हूँ पैगाम का। उधर अच्छे से अच्छे मैं अभी हमारे साथ में 9 लोग लेके आया हूँ मेंबर्स, और उसमें अच्छे लोग हैं और सरपंच जैसे लोग हैं। अभी वो उधर नहीं पंजाब में, लेकिन वो उनको जुड़ पाया हूँ। तो साथियों, मैं देख लिया
मैंने ऑनलाइन मीटिंग को हमेशा अटेंड करता हूँ और आज भी देख लिया कि तो बहुत बड़े बड़े लोग अपने पंडाल में या मंच पर भाषण देके चले गए। तो मुझे ये लगता है कि मैं रूट में काम करने वाला व्यक्ति हूँ और मुझे ये लगता है कि वामनगर कड़क का जो एक गीत है वो मुझे याद आ रहा है। वो याद ऐसा है कि भीमा मराठी में है वो भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते तलवारीच्या तयांच्या न्यारेच लोक असते वाणी तर भीमा आहे करणी तर भीमा असता तुझ्या लेकरांचे मला गीत एवढं काही आठवत नाही पण त्याचा मतलब असा आहे की तुझी जी मुलं आहेत भीमा त्या मुलांनी नुसतं वाणीनं जेबीन बोलण्यापेक्षा कर्तव्यानं काही करून दाखवावं। त्या पद्धतीनं मला असं वाटतं आम्ही हे खूप मोठं दिल्लीमध्ये जे केशकर सरांच्या माध्यमातून हे हा मोठा जो कार्यक्रम आपण राबवतोय आणि दिल्लीच्या टीमच्या मार्फत राबवतोय त्या सर्वांना प्रथम धन्यवाद देतो। आणि यांनी आम्हाला आम्ही जे खूप दूर लोक राहतो खेड्यामध्ये तिथे येऊन आम्हाला मार्गदर्शन करावं आणि खऱ्या अर्थाने पैगाम आपण खेड्यापर्यंत नेऊन जे लोक खरोखर रजलेले गाजलेले किंवा मागासलेले आहेत ज्यांच्यावर अन्याय होतो जे वंचित आहेत अशा लोकांसाठी आपण काम करावं असं मी इच्छा प्रकट करतो आणि इथून माझे 2 शब्द संपवतो। जय भीम जय भारत। अनेकों सब्जेक्ट हमने देखी है लेकिन पैगाम एक बहुजन समाज को एकत्रित रहने के लिए ये एक पैगाम संगठना है और इस पैगाम संगठना को केवल शिक्षित ही नहीं तो अशिक्षित लोगों के पास ये समाज शिक्षा लेकर जाने का काम कर रही है जिससे बहुजन लोगों को अपने हकों अधिकारों इन सभी में जागरूकता होगी। स्त्री पुरुषों में समानता की भावना आएगी और हर एक बच्चा अपने हक के लिए लड़ेगा। और इसी पैगाम को मैं सलाम करती हूँ। ऐसी संगठना हमारे पूरे देश में अविरत रहे जिसमें हमारी युवा पीढ़ी आगे आए। जैसे हम आज देख रहे हैं वयस्क लोग बूढ़े लोग से ज्यादा संख्या दिख रही है, युवाओं की थोड़ी बड़ी संख्या बढ़ रही है। तो हमें छोटे बच्चों से लेकर ये पैगाम क्या है इसकी घर घर में शिक्षा देनी चाहिए। पहले खुद में परिवर्तन करना चाहिए। परिवर्तन करके ही परिवर्तन नहीं होता तो हमारे आचरण में हमारे आचरण में बदल होना चाहिए। बदल क्या होता है? शिक्षा से बदल होता है हम वो लोग बोलते हैं लेकिन हम ऐसे लोग देखे हैं कि उच्च शिक्षा लेकर भी अंधश्रद्धा का पालन करते हैं। अंधश्रद्धा में हर एक प्रकार की अंधश्रद्धा आती है। जो शिक्षा लेकर हम उसमें हम योग्य परिवर्तन करते हैं या योग्य क्या है अयोग्य क्या है हितकारक क्या है अहितकारक क्या है किससे दुख प्राप्त होता है और किसके समाज का भला होता है ये अगर हम समझते हैं वही हमारी समाज की शिक्षा है। उस समाज की शिक्षा आज हम बड़े पैमाने पे पैगाम से देंगे और सारे भारत भर में हम बौद्ध धर्म की शिक्षा है उसी माध्यम से हमें अपने आप मिलते रहेगी। हमें केवल ऐसे धर्म परिवर्तन करना ही जरूरी नहीं तो हमारी वैचारिक जागरूकता यही हमारा समाज परिवर्तन है। ऐसा ही मेरा विचार है। धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे यहाँ पे 2 शब्द बोलने के लिए कहा, मैं धन्यवाद। 50 लाख की औकात है। धन्यवाद मैडम। और मैं अभी अनुरोध करूंगी हनुमानगढ़ के वक्ताओं का मोहनलाल दाल प्रजापति, कुलवंत सुधार, ब्रिजलाल प्रजापति, रामकुमार सेवका, मोहनलाल प्रजापति, राजेंद्र भोमरिया जी का। तो कृपया आप स्टेज पर आ जाएं ताकि हमें वक्ताओं का इंतजार न करना पड़े। एक बार मैं फिर दोहराती हूँ, मोहनलाल दाल प्रजापति, कुलवंत जी सुधार, ब्रिजलाल। आदरणीय मंच और पंडाल में उपस्थित सभी मान्यवरों के क्रांतिकारी विचारों को नमन करता हूँ। साथियों,
बहुजन एकता की मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। मुझे बाबा साहब की वो बात हमेशा बहुत ही भाती है और उससे हमेशा ही स्फूर्ति मिलती है। मैं खास करके वो बात आपके सामने रखना चाहूंगा। बाबा साहब का भाषण स्टेज के ऊपर से चल रहा होता है और बाबा साहब मराठी भाषा में भाषण करते करते अचानक अंग्रेजी में भाषण बोलते हैं और 10 मिनट के अंग्रेजी भाषण के बाद में स्टेज के सामने जो बुढ़िया होती है तो फटे पुराने कपड़े के ऊपर बैठी है और पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन बाबा साहब के अंग्रेजी भाषण के बाद में वो दो बूढ़ी औरतें तालियां बजाती है जोर जोर से, तो सारे ही लोग अचंभित हो जाते हैं कि ये बुढ़िया जो है ये कोई पढ़ी लिखी नहीं दिख रही है दोनों, और बाबा साहब के अंग्रेजी बात के ऊपर ये तालियां क्यों बजा रही है। तो समता सैनिक दल के कुछ साथियों ने ये भाषण खत्म होने के बाद में बुढ़िया से बात पूछी कि आपको क्या समझ में आया कि आपने बाबा साहब के अंग्रेजी बात के ऊपर तालियां बजाई है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो अंग्रेजी कौन सी भाषा ये पता नहीं है, लेकिन गोरे लोग जो भाषा बोलते हैं वही भाषा में बाबा साहब ने ये बात बताई है और हमें पूरा विश्वास है कि बाबा साहब ने जो भी कहा होगा वो हमारे भलाई के लिए कहा होगा, इसके लिए हमने जो तालियां है वो बजाई है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज वो कभी पूरा करने के लिए हमारे पास लोग मौजूद हो गए हैं। इसके लिए मुझे फख्र है कि मैं ये बहुजन एकता के मिशन में शामिल हो पाया हूँ और आज ऐसे लोग मौजूद है जिन पे विश्वास किया जा सकता है, वो स्टेज पे लोग मौजूद है आज। तो इसलिए साथियों, इस बहुजन एकता के लिए उत्सुक सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ कि सामाजिक क्रांति अब दूर नहीं है और अभी हमने काम पे लग जाना चाहिए। इतनी ही बात करके मैं यही पे रुकता हूँ। धन्यवाद। मेरे मन में वो ख्याल आया था, तो हम लोग क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पर कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में सही हो कहीं पे भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। धन्यवाद साथियों। राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए निमंत्रित सभी मान्यवरों का मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि आप सब इस इंसानियत को जोड़ने की कारवां में शामिल हो रहे हैं। आज की हमारे इस अधिवेशन के लिए हमारे प्रेरणा स्थान तेजिंदर सिंह जल्दी साहब, माननीय वाद साहब, सभी उपस्थित मान्यवर तथा सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके बालकृष्ण साहब, इन सभी के विचार आपने सुने। तो इन सुनने में से पैगाम का एक ही मैसेज मैं एक संक्षिप्त में यहाँ पे देना चाहूँगा कि ना धर्म परिवर्तन से, ना सत्ता पाने से, सिर्फ इंसान जोड़ने से ही परिवर्तन पॉसिबल है, ये पैगाम बता रहा है। और यही पैगाम का बेसिक और एकदम सिंपल लैंग्वेज में संदेश है कि इंसान को इंसान से जोड़ो, महापुरुषों के विचार पे जोड़ो, अच्छाई से जोड़ो और आगे चलो। तो ये परिवर्तन एकदम सिंपल भाषा में इजी टास्क की तरह लगने लगेगा और हमें पूरा कर पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। देख रहा हूँ भाई।
एक का ना धन्यवाद राजू। अब मैं जो हमारे साथी महाराष्ट्र से आए हुए हैं, मैं जो हमारे साथ है मान्यवर राजी पाटिल से अनुरोध करूंगा वो आए और अब अपने विचार रखें। मैं सर से रिक्वेस्ट भी करूंगा थोड़ा 2 मिनट में जो भी विचार हैं अपने संक्षिप्त में अपने धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं सबको जय भारत बोलता हूँ। आज इस बहुदान एकता मंच के लिए जो अधिवेशन यहाँ पे आयोजित किया गया है 18-19, मैं नागपुर दीक्षा भूमि से आया हूँ। हमारे कम से कम 25 से 30 लोग आए हैं। आपने दीक्षा भूमि का नाम सुना होगा। वो दीक्षा भूमि जहाँ 2 विचारधारा पनपती है, एक अम्बेडकर विचारधारा और एक आपको मालूम है हमारे विरोधी विचारधारा जो आरएसएस की विचारधारा, उसी विचारधारा के एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ और अम्बेडकर विचारधारा लेकर मैं पैगाम से मैं जुड़ा हूँ। जो पैगाम हमारे माननीय संस्थापक तेजेंद्र सिंह झल्ली साहब ने हम हर वक्त हमको मार्गदर्शन किया है। और इस अधिवेशन का जो विषय रखा है कि सामाजिक परिवर्तन, जातिगत जनगणना और निजीकरण का निषेध। हम सब लोग बोलते हैं कि हम 85% है। जब हम 85% हम बोल रहे हैं और हम फिर किससे जातिगत गणना की हम कोशिश कर रहे हैं? हम किससे मांग रहे हैं कि हमारी जातिगत गणना करनी चाहिए? जब हम 85% है तो हमने हमारी ही स्वयं जातिगत गणना करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि हम 85% है। उसी हिसाब से हम अगर हमारा बर्ताव रहेगा तो बिल्कुल हम सामाजिक परिवर्तन के और जल्दी के जल्दी हम ये मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। इतना ही मैं अपने विचार यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब आपका। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि हमारा महाराष्ट्र वो राज्य है जहाँ पे हमारे जितने भी बहुजन महापुरुष हुए हैं सबसे ज़्यादा उस धरती पर जन्म लिया है। तो मैं अभी 2 लाइन के साथ, वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो, कुछ को मैं जगाऊं, कुछ को आप जगा दो। मिशन क्या है ये सबको बतला दो, भाईचारा और एकता की भावना घर घर पर फैला दो। इसी के साथ में माननीय सत्यवान मौर्य जी से रिक्वेस्ट करूँगा वो आए और 2 शब्दों में हमें अपने विचार देने का सत्यवान मौर्य साहब। तो नेक्स्ट हमारे साथ जो हैं राहुल अवाले साहब हैं, तो वो यहाँ उपस्थित हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट। रेवत जवाले जी, जो भी साथी महाराष्ट्र से आए हुए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप आइए। हाँ, औरंगाबाद टीम से जो भी हमारे साथी आए हुए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज। हाँ, भास्करवाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आए। भास्करवाल साहब जो कि हमारे महाराष्ट्र से औरंगाबाद टीम से। हेलो, मैं भास्करवाल, मेरे पहले माननीय पुणे से आए हैं सुनील हिवाले जी ये बात रखेंगे। आज यहाँ पर जो मेरे साथी और हमारे मार्गदर्शक तेजेंद्र सिंह झल्ली साहब, DN वाट सर, इन्होंने तो हमें बहुत सारी बताई है बातें, लेकिन मैं बस एक बात बताना चाहूँगा कि अभी कुछ देर पहले राजू पाटिल साहब यहाँ आकर गए हैं। उन्होंने बताया है कि वो दीक्षा भूमि से आते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हम महात्मा फुले जी के धरती से आते हैं, पुणे से। तो हम साथ मिलके ये कारवां को आगे बढ़ाएंगे और जल्दी ही जो सामाजिक परिवर्तन का जो ये तेजेंद्र सिंह झल्ली साहब ने जो कारवां चलाया है उसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब नेक्स्ट जो महाराष्ट्र से ही है हमारे वक्ता, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो आए और 2 शब्द कहें। साथियों, मैं
पैगाम का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और औरंगाबाद यूनिट से हूँ। मैं मेरा थोड़ा परिचय देना चाहूँगा। मैं रिटायर्ड तहसीलदार हूँ और रिटायर के बाद मैं फुल टाइमर पैगाम का कार्य कर रहा हूँ। और हम जहाँ से आते हैं, जो औरंगाबाद, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एजुकेशन का जो कॉलेज खोला था, वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट जो है, जो IAS IPS बन के इधर दिल्ली में काम कर रहे हैं। तो हमारे साथी ने बताया कि नागपुर जो दीक्षा भूमि है और RSS का गढ़ है, तो औरंगाबाद भी एक एजुकेशन का हब बना है और वहाँ से बहुत सारे साथी आते हैं। तो पैगाम के संस्थापक माननीय तेजेंद्र सिंह झल्ली साहब, जो संस्थापक पैगाम है, और माननीय BN वाघ, जो राष्ट्रीय निमंत्रक तथा भूतपूर्व न्यायाधीश है, उनके अंडर में हमने ये काम शुरू किया है। और औरंगाबाद में बहुत सारी कठिनाइयों के साथ भी हमने वो काम शुरू किया और औरंगाबाद से हम अभी 50 कार्यकर्ताओं की टीम के साथ यहाँ आए हुए हैं और पैगाम का इधर बहुत सारा काम चालू किया है। तो मैं पैगाम के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। एक 5 मिनट के अंदर मुझे टाइम मिल सकता है तो मैं टाइम लूँगा उसमें। जिस समाज से समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय हो, वो समाज का स्थायी भाव है। इसके लिए अलग अलग धर्म और जातियों में बटे हुए लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर ऐसा समाज नहीं बन सकता। लेकिन दुख तो इस बात का है कि हम इसी सामाजिक व्यवस्था में रहकर नई सामाजिक व्यवस्था निर्माण करना चाहते हैं। उसके अलग अलग कारक हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है और हम ऐसा क्यों चाहते हैं? लेकिन मेरे हिसाब से ये सामाजिक व्यवस्था हमको एक तो अच्छी लग रही है, या फिर इस सामाजिक व्यवस्था को छोड़ने का हमको साहस नहीं है। और जिन लोगों ने इसको बदलना है, अगर उसके पास पैसा और पद आया हो, उसे क्यों बदलना चाहेंगे? क्योंकि उसको ये तो पता हो सका सामाजिक व्यवस्था में हमारा दर्जा क्या है, मेरा स्थान क्या है, मैं गुलाम हूँ इस व्यवस्था में, ये मालूम नहीं है। तो मैं क्यों इसको बदलना चाहूँगा? हम कहते हैं कुछ लोग जो समाज में सर्वोच्च स्थान लिए बैठे हैं और जो सत्ता में है, हमारे विरोधी है। लेकिन जो लोग आज कलेक्टर है, न्यायाधीश है या आर्थिक मामले के अधिकारी है, क्या वो इस बात को मानेंगे? उनका सवाल है कि वो लोग अगर हमारे विरोधी है तो फिर हमको शिक्षा और पद क्यों दिए? उसका जवाब ये है कि उनको देना पड़ा, उनकी मजबूरी है। उन्होंने कुछ लोगों को पद नहीं दिया होता तो फिर वो उनके खिलाफ बगावत करते थे। तो मैं साथियों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मेरे 2 शब्द यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद बाल साहब आपका, आपने जो संक्षिप्त में विचार रखे। अब मैं हमारे बीच में कुछ महाराष्ट्र से कुछ और लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वो प्लीज स्टेज पे आए। माननीय सिद्धार्थ कांबले जी, मैडम अरुणा तक्षांडे मैडम, प्रज्ञा पाटिल मैडम और वर्षा वासनिक मैडम। मैम से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज वो स्टेज पे आए। वर्षा वासनिक मैडम, प्रज्ञा पाटिल, अरुणा तक्षांडे मैडम। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट है प्लीज स्टेज पे आए।
तुम्हारा तो चेला है सागर दो। हाँ चेला ऐसी गुरु सिखाए थे तुमने? हमें गुरु सिखाए थे। हम तो सुबह तक जाने हमारे बीच में कामले साहब आ गए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कामले साहब से अपने जो है विचार रखें। भाई साहब शरबत पिला रहे, चाय पिला रहे। Thank you, the organizer of this program. It's a great pleasure for me to be here amidst you all. मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर गर्दी नहीं है, पर हमें गर्दी से कुछ लेना देना भी नहीं है, क्योंकि जबकि हमारे सामने दर्दी है। और इतने दर्दी लोग अगर हमारे बीच हैं तो हमें और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयोजकों ने मुझे कहा है कि मैं अपनी बात 2 मिनट में रखूं। 2 मिनट में बहुत ज़्यादा कुछ रख नहीं पाऊंगा। छोटा सा मैंने एक गीत लिखा है, इस गीत के माध्यम से मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने का कोशिश करता हूँ। छोटा सा गीत। पैगाम हमारा बहुजन को जोड़ेगा, पैगाम हमारा बहुजन को जोड़ेगा, पैगाम हमारा बहुजन को जोड़ेगा। मनु के पाखंड को, मनु के पाखंड को, रूढ़ियों को तोड़ेगा। मनु के पाखंड को, रूढ़ियों को तोड़ेगा। पैगाम हमारा ये बहुजन को जोड़ेगा। सारे मूल निवासियों को हक ये दिलाएगा, गुलामों को गुलामी का एहसास कराएगा। शूद्र अति शूद्र को, शूद्र अति शूद्र को हुक्मरान बनाएगा। शूद्र अति शूद्र को हुक्मरान बनाएगा। स्वातंत्र समता न्याय और बंधुता, प्रज्ञाशील करुणा, एकता अखंडता, मानवीय मूल्यों को, इन मानवीय मूल्यों को दिलों में जगाएगा। ये मानवीय मूल्यों को दिलों में जगाएगा। बुद्ध कबीर फुले शाहू पेरियार के, गुलामगिरी से जाति के विनाश से। अपना आसन ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए महाराष्ट्र मुंबई से आई हुई हमारी एडवोकेट स्वप्नाली निर्णायक मैम। पैगाम महाराष्ट्र टीम से जुड़ी हुई हैं।
इसके साथ ही मैं अगले वक्ता को बुलाना चाहूँगा और अगले वक्ता हैं हमारे डॉक्टर वरदानी प्रजापति जी। आप गाजियाबाद से हैं और ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन यूपी यूनिट से जुड़े हुए हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि पे अपना 5 मिनट में वक्तव्य समाप्त करें। धन्यवाद। आज की इस सभा में परम आदरणीय मंच पर पधारे बी सुरैया जी, जस्टिस वीरेंद्र यादव साहब, झंडी साहब, जस्टिस प्रोफेसर जी मोहन साहब, BN बाग साहब, दादा बहादुर जी, खीवा जी व अन्य उपस्थित मंच पर महानुभाव भाइयों और बहनों, आज हम बहुजन एकता पर बात करने के लिए जो है चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस देश में करीब 3000 साल से ही इस बहुजन एकता को तोड़ने का काम चंद लोगों ने जो है किया है। आज भी हम जिनको कुलीन तंत्र के रूप में जानते हैं, उनकी आबादी 15% है और 85% बहुजन को वो तोड़ रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद ये जो बहुजन समाज है समय समय पर एकत्रित होता रहा और बिखरता भी रहा है। आज इसका जो बहुत बड़ा भाग है OBC के नाम पर, जिसकी आबादी वैसे तो 60% है, परंतु 52% आबादी भी अगर मान ले, आज वो बिखराव के चौराहे पर जो है खड़ी है। उस बिखराव को हमें जो है रोकना है और इस बिखराव का जो कारण है वो केवल जो है कुलीन तंत्र है। कुलीन तंत्र संविधान के जो रक्षा के उपाय थे, उन्हीं उपायों का सहारा लेकर के जो है इसका बिखराव भी कर रहा है। चाहे वो भूमि सुधार के कानून रहे हों, चाहे वो आरक्षण क्या न्यायोचित बंटवारा रहा हो, ये सब बातें जो है कहीं ना कहीं इनको समझना है। और विशेषकर मैं यहाँ बात रखना चाहूँगा कि जब 1950 में भूमि सुधार कानून लागू हुआ तो अनुसूचित जाति और जिनको आज हम शिल्पकार कहते हैं, दस्तकार कहते हैं और सेवा सेक्टर के जो लोग हैं वो भूमिहीन के भूमिहीन रह गए। और उनके मन में ये दर्द है कि वो आज भी बहुत संख्या मात्रा में भूमिहीन है, उनका उस भूमि सुधार का कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। इसके बाद जो वैश्वीकरण हुआ, उस वैश्वीकरण में जो उनके उत्पाद थे, विशेषकर दस्तकारों के जो उत्पाद थे, वो बाजार से बाहर हो चुके हैं। आज कुम्हार का उत्पाद, आज बढ़ई का उत्पाद, आज लोहार का उत्पाद, आज नाई की दुकान, ये सारी जो है बंद होती जा रही हैं। उनका कोई बाजार नहीं है। उनके बेरोजगार जो है युवा सड़कों में घूम रहे हैं। और सरकार जो शिक्षा व्यवस्था लाई है, उसका निजीकरण जो किया है, केवल उनके हिस्से में प्राथमिक शिक्षा आ रही है, उस शिक्षा से वो महरूम हो रहे हैं। विशेषकर मोस्ट बैकवर्ड उस शिक्षा से महरूम हो रहा है। आरक्षण का उसको न्यायिक लाभ नहीं मिला है। तो मैं चाहूंगा कि जिन लोगों को जमीन मिली हुई है, जमींदार जातियां हैं, वो इस ओर ध्यान देंगी, उनके नेतृत्व ध्यान देंगे और एकता बनाना उनका बहुत बड़ा योगदान बैठता है। उनको चाहिए कि जो दस्तकार हैं, जो शिल्पकार हैं, जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं, उनके साथ गांवों में अत्याचार न होने पाए, क्योंकि जो 15% कुलीन तंत्र आज समझा रहा है कि आपके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो बैकवर्ड के लोग ही कर रहे हैं। तो इस चीज को तोड़ने का काम भी हमारे समाज को ही करना है। अगर हम इसको नहीं तोड़ पाए तो आप ये समझ लीजिए कि जो OBC है ये बंटने की कगार में है और कई बार ऐसा हो चुका है। तो आगे न बंटने पाए, इसके लिए हमको तैयार रहना है। मैं 1 मिनट के अंदर अपनी बात को समाप्त करूंगा। जहां तक जनगणना की बात निसंदेह बहुत जरूरी है और उसको करना है। और भारत सरकार समय समय पर नेशनल सैंपल करवा करके जो है हम लोगों को गुमराह करती है। मैं इस मंच से निवेदन करूंगा, क्या ये संभव है कि
हम सभी लोग मिलकर के जो है 5 और 10 हजार सैंपल सर्वे जो है अपने हिसाब से आगे की योजनाओं के लिए अगर करवा सके तो सरकार को जवाब दे सकेंगे, सैंपल सर्वे का जवाब दे सकेंगे और सरकार को मजबूर कर सकेंगे कुछ योजनाओं को बनाने में। तो ये मेरा एक अनुरोध है। और दूसरा अनुरोध बस केवल यही है कि सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है उन लोगों की है जो आज जमींदार हैं, जो आज ऊपर तबके का लोग हैं, उसकी जिम्मेदारी बनती है। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत एक तरफ खड़ा किया गया, बुझा हुआ चेहरा, उदासीन आंखें, मृत्यु की ओर बढ़ते कदम, जर्जर तन, परंतु वह प्रथम उद्बोधन दे। मेरे लिए एक सोचने, एक न्यायाधीश ने ऐसा कहा है, सामान्य बात नहीं थी, इसके पीछे बहुत बड़ा दर्शन हो सकता है। जो मैं सोच पाया वह निवेदन आपके सामने है। आप सबको मालूम है अंग्रेजों की जब जाने की बारी आई, उसके पहले एक अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में। 1946 से लेकर 2021 तक 75 वर्ष कुछ और माह हो गए। इन 75 वर्षों में भारत की अवस्था क्या है, ये पिछड़े वर्गों की अवस्था क्या है। हमारे अभिजात वर्ग, हमारे कुलीन वर्गों ने हमारे इस भारत की क्या दुर्दशा कर दी है, वो ये सामने आपके खड़ा हुआ दृश्य है। विवश और मजबूर भारत, बेबसी में जीता हुआ भारत, उत्कर्ष और उत्थान से वंचित भारत, मुट्ठी भर लोगों के कर्जे में सिसकती हुई है भारतीयता, उसका प्रतिबिंब आपके सामने है। क्या आप चाहते हैं आपको ऐसा भारत चाहिए? आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, परंतु आपको तो उत्साह उमंग से भरा हुआ भारत चाहिए। पराक्रम और पुरुषार्थ से भरे हुए हमारे नौजवानों की प्रतिष्ठा चाहिए। हमारे बच्चे IAS की परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। बेईमानी भरी इंटरव्यू के कठिन जाल से उबर करके भी, प्रशिक्षण लेकर के भी IAS की नियुक्ति पत्र पर इस देश का शासक वर्ग हस्ताक्षर नहीं करता। ऐसी बेबसी आपको चाहिए और ऐसी बेबसी से उबरना है। इस राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण परिवर्तन करने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं पैगाम वालों के लिए प्रणाम करता हूँ। यह पैगाम लेकर के आए हैं, हम सब एक हैं। क्या भारतवर्ष के सभी प्रांतों के लोग हैं? अधिकांशतः संगठनों के लोग मंच पर विराजमान हैं, जो यह घोषणा कर रहे हैं, आसेतु हिमाचल, भारत एक है, हम सब एक हैं। और एक होने के लिए हमें क्या करना? हम बड़े संगठन हैं, इस अहंकार को संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। भारत विभिन्न जातियों में बटा हुआ समाज है, इन समाजों को जातीय अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। हमारे प्रबुद्ध वर्गों को बुद्धि विलास का अहंकार छोड़ना पड़ेगा और हमारे पिछड़े हुए दीनहीन लोगों के मन में दैन्यम पलायनम की भावना पैदा करना पड़ेगी। इसलिए से सामाजिक जीवन में बदलाव के लिए इन्होंने एक बहुत प्यारा शब्द दिया है, सामाजिक महापरिवर्तन गठबंधन। समाज जीवन के जितने आयाम हैं, समाज जीवन की जितनी भी विधाएं हैं, उन विधाओं में एक ऊर्जा का संचार करने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। इस एकता के लिए एक गंभीर प्रयास हुआ है।
माननीय न्यायाधीश पूछ रहे थे क्या हम इसमें सफल होंगे। मैंने कहा माननीय, क्या हम सफल होंगे यह चिंता का विषय नहीं है, साहस का यह विषय है। हमें सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाना है, वो पहला कदम आप सब लोगों ने बढ़ा दिया है। और जब हम पहला कदम उठा लेते हैं तो निश्चित है कि दूसरा कदम आगे बढ़ता है और कदम दर कदम बढ़ते हुए हम ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। एक बहुत अच्छी पंक्ति किसी कवि ने कही है, कदम निरंतर बढ़ते जिनके श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। हे बंधु, यह घोषित परिणाम है। हे भारत तुम्हारा है और इस भारत पे केवल और केवल आपका अधिकार है। इसलिए यह अधिकार से आप वंचित रहे, आपको अज्ञानी बनाया गया। इतना शानदार विश्व वंदनीय संविधान आपके पास है, परंतु संविधान के अनुसार हक अधिकार से आप वंचित हैं, क्योंकि आप पिछड़े हुए हैं। वास्तव में आप पिछड़े हुए नहीं हैं, आपस में बिछड़े हुए हैं। इस बिछड़े हुए समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का यह गंभीर प्रयास हुआ है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, ऐसा गंभीर प्रयास आप सबने किया है। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, यह भारत का जो लघुतम स्वरूप दिखाई दे रहा है, आज हमारे कुछ प्रांतों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ संगठन के लोग यहाँ आए हुए, भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं, परंतु निकट भविष्य में इस लघुतम भारत को विराट भारत के रूप में हम परिवर्तन करेंगे, ऐसा विश्वास लेकर के हम यहाँ से विदा होंगे। आप सबको धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल दादा बहादुर जी। जो भी साथी हमारे आए हैं बसों के माध्यम से और जो साथी आए हैं, मेरा वॉलंटियर से अनुरोध है कि कृपया उन्हें मत कि जितने भी यहाँ भाषण करता है, बड़े बड़े विद्वान आए, उसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छे सजेशन भी है। लेकिन इस देश में अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो भी ओबीसी के लोग हैं, उनकी मुसीबतों की जड़ काटने के लिए केवल एक ही रास्ता है। वो रास्ता है कि हम धर्म परिवर्तन कर दें। So long you are Hindu, you cannot get rid of the atrocities। ये मान के मत चलिए। और सारी जड़ों की, सारी हमारी मुसीबतों की जड़ ये हिंदू धर्म है। और बाबा साहब ने इतने संघर्ष करते हुए अंततः वो इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारी मुक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। और वो धर्म परिवर्तन बाबा साहब ने बताया कि आप बहुत धर्म जिस दिन अपना लेंगे आपकी सारी मुसीबतें उस दिन खत्म हो जाएंगे, उस दिन आपकी एकता हो जाएगी, एक पेड़ के नीचे आएंगे। अन्यथा ये कांटों का पेड़, ये कितने आप जो यहाँ चक्के हुए हैं, यू आर हियर ओनली ट्रिमिंग दैट ट्री, केवल ट्रिमिंग कर, यहाँ काट छाट के काम नहीं चलेगा। काट छाट करते हैं कितने तो संत आए, संत चले गए, कुछ भी नहीं बिगड़ा। कितने पॉलिटिशियंस आए, कुछ भी नहीं बिगड़ा। क्यों? क्योंकि वो जो कांटे का बबूल का पेड़ जो है उसमें तो उसको कोई उखाड़ ही नहीं गया। जब तक उसकी जड़ें नहीं काटी जाएंगी तब तक और नया पेड़ नहीं लगाया जाएगा। बाबा साहब ने अंततः यही किया और वो पेड़ लगाकर चले गए। लेकिन हम अभी भी उलझते हैं, हमें ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आदमी था, आज इस माहौल को कहिए, सारे भारत को कहिए कि हम धर्म परिवर्तन करेंगे। आज से हम हिंदू खड़ा हम नहीं रहेंगे। जिस दिन हम हिंदू नहीं रहेंगे, बुद्धिस्ट हो जाएंगे, हमारी एकता उसी दिन बन जाएगी। वी आर बुद्धिस्ट ओनली, कोई नो कास्ट, नो कोई जरूरत नहीं है समाज में। वी आर बुद्धिस्ट फर्स्ट, बुद्धिस्ट लास्ट। दिस इज द ओनली गेम यू कैन प्ले एंड यू कैन विन। थैंक यू वेरी मच। There is no other way out. Thank you.
हमारे बीच भूतपूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन जी पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आदरणीय जस्टिस यादव जी, आदरणीय पैगाम के संस्थापक दिल्ली साहब, आदरणीय बाग साहब, आदरणीय गोपाल जी और मंच पे बैठे से सभी सम्मानित सदस्य और पंडाल में जो हिंदुस्तान के हर कॉर्नर से आए हुए जो मेरे साथी हैं, भाई हैं, बहन हैं, बुजुर्ग हैं, सबको मेरा प्रणाम। मैं सबसे पहले अपने महापुरुषों को नमन करते हुए मैं चंद शब्दों में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। आज का जो हम इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम बहुजन एकता बनाना चाहते हैं और एकता के लिए एक पहला स्टेप है 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक फंक्शन करे, महाधिवेशन करे जिसमें 115 और ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर रही हैं और हमें ये एकता बढ़ाने की जरूरत क्यों है, इस करके कि हम बटे हुए हैं। और बटे हुए क्यों हैं? क्योंकि हम लोगों ने अपने महापुरुषों की जो उनके विचार थे, जो उन्होंने हमें समझाया, उनको ना पढ़ा है, ना समझा है और ना ही उनके विचारों पे हमने चलने की कोशिश की है। मैं अभी हमारे महापुरुषों के से पहले मैं हमारे जो बहुजन समाज के संत हैं, बहुजन समाज से मेरा मतलब कि SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज से है, उनके अगर हमने विचार पढ़े, हमारे संतों ने जो हमें विचार दिए हैं, जो हमारी उनकी टीचिंग है, अगर उनको भी अगर हम सोचा होता, पढ़ा होता और समझा होता तो मेरा ख्याल हमें ये इतने बड़ा मूवमेंट की तो इतने ज़्यादा अधिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे जो लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम बटे हुए हैं, भिन्न भिन्न जातियों में धर्मों में बटे हुए हैं और बढ़ने का भी कारण है कि हम लोग समझते ही नहीं है कि हम एक हैं और अगर हमने समझा होता कि हम एक हैं तो हम बढ़ते नहीं और इसी कारण हम सफर कर रहे हैं। हमारे महापुरुष हैं, अगर जैसे सुबह चीमा साहब ने बताया, रविदास जी, जो उससे पहले मैं कबीर साहब का एक शब्द बताना चाहता हूँ। कबीर साहब ने बोला, अल्लाह नूर पाया, कुदरत कैसा बंदे, एक नूर पे सब जग कुटिया, कौन भले कौन मंदे। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा ने एक प्रकार से पूरी सृष्टि को उत्पन्न किया और हम सब उसी प्रकार से उत्पन्न हुए हैं और इसमें ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना कोई शूद्र है। लेकिन हम लोग जो पंडितों ने हमें बताया, ब्राह्मणों ने बताया कि हाँ, ब्रह्मा के मुख से एक शूद्र पैदा हुआ, उसके छाती से क्षत्रिय पैदा हुए, गंगा से वैश्य और शूद्र उनके पैरों से हुआ। हमने उसी को मान के चल पड़े, उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं। इसके बाद हमारे अगर हम रविदास जी ने तो पूरा स्टेट क्राफ्ट प्रिस्क्राइब कर दिया। उन्होंने पहले बताया कि ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ सबको मिले अन्न, छोटे बड़े सम रहे, रविदास रहे पसंद। रविदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसा राज होना चाहिए, ऐसा राज चाहिए जिसमें हर आदमी को रोजगार मिले, हर आदमी को रोटी मिले, कोई भूखा ना सोए और सारे छोटे बड़े ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र सारे मिलके इकट्ठे रहें और उसमें समानता हो, तो बराबरी हो। और इसी के बाद उन्होंने इवन जो शहर है बेगमपुरा शहर, हमने शहर का नाम वो इन्होंने शहर का जो है कि शहर हमारा ऐसा होना चाहिए जहाँ कोई
किसी कोई कर्म मसूल नहीं लगता, किसी चीज का भय नहीं हो, डर नहीं हो, और सब लोग भय रहते रहे, गम रहते रहे। उसके बाद उन्होंने विद्या पर हमें बताया कि संत विद्या पढ़े प्राप्त करे ज्ञान, बिना विद्या बिना विद्या जान विद्या के बिना आदमी पढ़ा लिखा, बिना विद्या के पढ़ा लिखा भी जीव भी निर्जीव है। इसी के बाद जाति